तो लास्ट जो मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताई थी वो मैंने बताई थी डायनामिक की। अभी मैंने वो फिनिश किया था कहाँ पे, स्ट्रेंगुलेशन के ऊपर। तो स्ट्रेंगुलेशन के अगर मान लो मैंने बताया था कि अपने आप में एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना होता है, कहाँ पे, जब मसल्स जो फ्लैसिड हो जाती हैं और पैरालिसिस फॉर्म में आ जाती हैं, क्योंकि फर्दर अगर वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि वहाँ पे स्ट्रेंगुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उससे आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ कि स्ट्रेंगुलेशन अगर होता है तो उस केस में नेक्स्ट फर्दर जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पैथोफिजियोलॉजी की बात करती हूँ, उसको कंटिन्यू करती हूँ, कोजेज मैं बाद में बताती हूँ। तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्या बताया था कि डिस्टेंशन होता है। डिस्टेंशन से क्या होता है कि कंडीशन डेवलप होती है, एरोबिक एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट होते हैं। गैस फ्लूइड की वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन है वो डिस्टेंडेड होना स्टार्ट हो जाती है, मसल्स हमारी कुछ टाइम बाद फ्लैसिड और पैरालिसिस हो जाती है। लेकिन अगर इस स्टेप के ऊपर भी अगर पैथोलॉजी को कवर नहीं किया जाता है, पैथोलॉजी को ट्रीट नहीं किया जाता है, तो क्या होता है कि फर्दर डिस्टेंशन होना स्टार्ट होता है। अगर वो डिस्टेंशन फर्दर होता है तो क्या वो होता है, वो सबसे पहले हमारी वेनस सप्लाई को हैम्पर करता है, मतलब आर्टरियल सप्लाई से पहले वेनस सप्लाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है। अगर वेनस सप्लाई जो होती है, अगर उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अगर वेनस सप्लाई बॉडी की अगर हमारी एक ठीक फ्लो में नहीं जा रही है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रही है, तो उसमें क्या होगा, अगर वेनस सप्लाई अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो हमारा जो कैपिलरीज का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। और अगर हमारी कैपिलरीज का प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, किसका, आरबीसीज का भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो होता है उसका प्लस आरबीसीज का जो लॉस होता है वो इंट्राम्यूरली एंड एक्स्ट्राम्यूरली दोनों उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर इस पॉइंट के ऊपर भी अगर ट्रीट नहीं हो पाता तो क्या होता है कि फर्दर वो हमारी आर्टरियल सप्लाई को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अगर आर्टरियल सप्लाई तक अगर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब पॉइंट इस तरीके से डिस्टेंशन इतना बढ़ गया है कि वो आर्टरियल सप्लाई को भी अगर इफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में अगर जब भी हमारी आर्टरियल सप्लाई इफेक्ट होती है तो उसमें मोस्टली केसेस होता है हेमोरेजिक इन्फाक्शन होने के। तो वहाँ पे क्या होता है, हेमोरेजिक इन्फाक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और हेमोरेजिक इन्फाक्शन होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है जिसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरियाज ग्रो करने लग जाते हैं, और उनसे रिलेटेड जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो वहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है कि जो मोर्बिडिटी होती है पेशेंट की, और जो मोर्बिडिटी और जो मोर्टेलिटी होती है पेशेंट की, वो डिपेंड करती है कि पेशेंट किस एज में है, ठीक है, और पेशेंट की हेल्थ कैसी है, पेशेंट की मतलब सीवियरिटी तो ये पहुंच ही गया है, क्योंकि स्ट्रेंगुलेशन अपने आप में एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो उस केस में डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की हेल्थ क्या है, ठीक है। तो ये सब जो कुछ चीज़ें होती हैं वो डिपेंड करता है। अब मैंने बता रही हूँ कि स्ट्रेंगुलेशन के कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। स्ट्रेंगुलेशन के जनरली जो कोजेज़ होते हैं, मैंने बताया था इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर सबसे ज़्यादा किस केस में, मान लो अगर आपको यूएसजी आई है, यूएसजी की रिपोर्ट में अगर आपको दिख रहा है डायरेक्ट कि क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपके माइंड में जाएगा कि ये स्ट्रेंगुलेशन 100% कोज कर सकता है अगर आपने इमरजेंसी उसको रिलीव नहीं किया। तो क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, क्लोज, देखो लूप अपने आप में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने बताया इंटेस्टाइन में। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट, क्लोज लूप मतलब क्लोज मतलब दोनों तरफ से क्लोज हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कुछ मैटर जो था उसका इम्पेक्शन इस साइड पे हो गया है, कुछ मैटर का इम्पेक्शन इस साइड पे होता है, तो दोनों साइड में ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, लेकिन बीच का ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, आपका फ्री होता है। लेकिन इधर और इधर दोनों साइड ही ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ये जो पार्ट है आपका, इसकी वायबिलिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब ये वायबिलिटी पार्ट की कम होनी स्टार्ट हो जाती है तो इसी पोर्शन को हम बोलते हैं स्ट्रेंगुलेशन। मतलब वेस्कुलरिटी अगर किसी पार्ट की कम हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पार्ट सड़ना स्टार्ट, आपका काम करना बंद कर देगा, सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको ये वहाँ पे स्ट्रेंगुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है।
अब ये तो था सिर्फ इंट्राल्यूमिनल प्रेशर होने की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोज लूप की वजह से ही आपको स्ट्रेंगुलेशन होगा, आपको स्ट्रेंगुलेशन हर्नियल ओरिफिस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हर्निया कंटेंट अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, और तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मान लो बैंड और एडिशंस आपके बहुत आपको लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा वोल्वुलस प्लस इंटरसेप्शन की वजह से भी हो सकता है। वोल्वुलस और इंटरसेप्शन अपने आप में एक एक वीडियो मतलब बनाने में एबल हैं, तो उनके ऊपर मैं आपको अलग से एक एक वीडियो बना के दूँगी। ठीक है, तो ये था अबाउट पैथोलॉजी। ठीक है, अभी इस पार्ट तक आपका जनरल इंट्रोडक्शन प्लस कॉजेज प्लस पैथोलॉजी आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट में आपको जितने भी जैसे मैंने कॉजेज बताए हैं उनसे रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस डालती हूँ। थैंक यू सो मच।